नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज खास तौर पर बनाए जा रहे हैं साथी अध्यापकों के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप पिछले पार्ट देख कर आए होंगे। इस अध्याय के जितने भी पार्ट हमने अब तक पढ़े हैं, यदि आपने पिछले पार्ट नहीं पढ़े हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए। वहां से आपको कंप्लीट बुक के वीडियोज मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के माध्यम से, और आप लगातार देखिए, क्योंकि बीच में से आप देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएंगे। और जो कक्षा 8 के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे मैं कहना चाहूंगा कि हमने कक्षा 8 के लिए एक अलग से प्लेटफॉर्म बनाया है, एनसीईआरटी बाय विक्रम 8th क्लास। तो उस आप प्लेटफॉर्म पे जाइए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए एनसीईआरटी बाय विक्रम 8th क्लास। आपके सामने चैनल आएगा, उस चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको अन्य सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और साथ में जो ये बुक है इसका आपको क्विक रिवीजन मिलेगा आपको, जहां हमने एक वीडियो में ही कंप्लीट लेसन आपको रिवाइज करवाया है, क्वेश्चन आंसर भी आपको करवाए गए हैं। तो आप वहां प्लेटफॉर्म पे आप जरूर जाइए, और हमारी लाइव मुलाकात भी उसी चैनल पर होगी 8th क्लास बच्चों के लिए स्पेशल। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे प्रौद्योगिकी के बारे में जो उत्पादन में सहायक है। तो देखिए, अब तक मैं आपको क्विक रिवीजन करवाता हूँ। अब तक हमने उत्पादन के कारक पढ़े हैं, और उत्पादन के हमने 4 कारक पढ़े हैं। पहला पढ़ा है भूमि आपका, दूसरा हमने पढ़ा है श्रम, और तीसरा पढ़ा है हमने पूंजी, और चौथा पढ़ा है हमने उद्यमिता। उद्यमिता में क्या होता है? उद्यमिता में एक उद्यमी होता है जो आपके उत्पादन के सभी कारकों को इकट्ठा करता है और एक नई चीज वो बनाता है कि आपकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए। तो आप पिछले पार्ट एक बार अवश्य देखें। तो आज हम बात करेंगे प्रौद्योगिकी, जो कि उत्पादन में एक सहायक कारक है। मेन कारक में प्रौद्योगिकी को नहीं लिया है, इसको सहायक कारक बताया गया है। अब देखेंगे प्रौद्योगिकी क्या होता है। प्रौद्योगिकी का अर्थ है वैज्ञानिक ज्ञान को प्रयोग में लाना है, कि आपको टेक्निक का प्रयोग करना है। ठीक है, आपको आगे बात समझ में कि जो आपका वैज्ञानिक ज्ञान है ना, उसको आपको प्रयोग में लेके आना है। उदाहरण के लिए कैमरा प्रकाश को विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर डिजिटल छवि बनाता है। उत्पादन से संबंधित प्रत्येक गतिविधि में किसी न किसी प्रकार की प्रौद्योगिकी का प्रयोग होता है, मतलब कि विज्ञान का प्रयोग होता है। ठीक है, कुछ प्रारंभिक प्रकार की प्रौद्योगिकियां जो प्राचीन काल से विद्यमान है, आज भी उपयोग में लाई जा रही है, कि जो पुराने काल से टेक्निक चली आ रही है, विज्ञान का प्रयोग चला रहा है, वो आज भी प्रयोग में लाई जा रही है। हम उदाहरण के माध्यम से भी इसको समझेंगे। इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई कि प्रौद्योगिकी क्या होता है? कि विज्ञान का आपको प्रयोग करना है उत्पादन में। सिर्फ आपकी यही प्रौद्योगिकी है जिसको हम बोलते हैं कि टेक्निक का प्रयोग करना, आपको तकनीक का प्रयोग करना है, कि आपको उत्पादन में आपको जो आपकी आधुनिक तकनीक है उसका प्रयोग करना है। वर्तमान में नई और उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में हो रहा है, जो हमारे जीवन को सरल बना रही है। अब देखिए, अगर हम पहले अगर कोई सेवा थी, बैंक था आपका, बैंक में हम क्या करते थे? पैसे जमा करवाने जाते थे मैनुअल तरीके से, आप कैश लेके जाते थे, फिर वहां कैश निकलवा के लेके आते थे। लेकिन अब आपका क्या आ गया कि अब आपका यूपीआई पेमेंट आ गया। आप फोन के माध्यम से एक खाते में से दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। हो गई ना उसमें टेक्निक का प्रयोग, विज्ञान का प्रयोग। जैसे यूपीआई बोलते हैं उसको, इसकी एक बार फुल फॉर्म याद रखना आप, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के माध्यम से एक बटन दबाकर भुगतान किया जा सकता है। किसान मौसम की जानकारी पहले से प्राप्त कर सकते हैं, और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, कई बार ये आपसे शॉर्ट फॉर्म भी पूछ ली जाती है कि इसकी फुल फॉर्म बताइए, कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस माल ढोने के लिए लघुत्तम मार्ग खोज सकता है इत्यादि। अब देखिए, एक व्यक्ति है वो माल ढोने का काम करता है, ठीक है। अब वो क्या करता है कि जीपीएस के माध्यम, जिसे आप गूगल मैप बोलते हैं, उसके माध्यम से छोटा रास्ता वो ढूंढ सकता है कि आपको दिल्ली से जाना है बेंगलोर, तो उसे किसी पूछने की जरूरत नहीं, वो मैप के माध्यम से देख लेगा कि सबसे छोटा रास्ता किस प्रकार होगा। तो इस प्रकार हमें क्या करना है कि जो हमारी सेवाएं हैं या फिर उत्पादन है, उसमें किसका प्रयोग करना है? हमें तकनीक का प्रयोग करना है। इसी को हम बोलते हैं प्रौद्योगिकी। ये चीज आपको समझ में आई?
ये देखिए, फसल की गुणवत्ता को उन्नत बनाने के लिए ड्रोन द्वारा उर्वरक का छिड़काव। पहले जो उर्वरक था, जब फसलें बड़ी-बड़ी हो जाती थी, जो किसान है उसके अंदर से नहीं गुजर पाता था। तब क्या है कि ड्रोन के माध्यम से क्या है, इस प्रकार हम उसे स्प्रे वगैरह कर सकते हैं। अब आपका रोबोट्स की सहायता से शल्य चिकित्सा की आपका जो ऑपरेशन सर्जरी जैसे चीज है, वो आपकी रोबोट के माध्यम से भी हो सकती है। क्या आपने देखा कि किस प्रकार पुरानी प्रौद्योगिकी को एक नई और उत्तम प्रौद्योगिकी से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, कि जो आपकी पुरानी प्रौद्योगिकी थी, जैसे ही उसकी नई किस्म आएगी तो हम उसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। देखिए, मैं आपको सिंपल सा आपका उदाहरण बताता हूँ कि स्टार्टिंग में जो आपकी स्प्रे वगैरह करता था, तो किसान क्या करता था, किसान हाथ से एक ऐसे पंप रखता था, उसको हाथ से और ऐसे आपकी स्प्रे करता था। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं पानी निकालने की बात करूं, तो स्टार्टिंग में हम बाल्टी के द्वारा मैनुअली पानी निकालते थे कुएं से। फिर हमने हैंडपंप बना लिया, हैंडपंप आपका हो गया। वो भी आपकी उस टाइम, जिस टाइम आप हाथ से पानी निकाल रहे थे, हैंडपंप क्या थी, आपकी नई तकनीक थी। हैंडपंप की जगह आपकी क्या आ गई, आपकी इलेक्ट्रिक मोटर्स आ गई, जो आप बिजली की सहायता से ऑटोमेटिक पानी निकाल देती। इस प्रकार से क्या है कि आपकी जो नई तकनीक आती है, वो पुरानी तकनीक का स्थान ले लेती है। स्प्रे वाली बात करूं, तो वो हाथ से स्प्रे करता था। फिर क्या आ गई, आपकी चार्जिंग वाली मशीनें आ गई, जो टंकियां होती स्प्रे की, वो चार्जिंग के माध्यम से किसान को ऐसे बस नलकी के माध्यम से ऐसे करना पड़ता है, आपकी होगी। फिर क्या हुआ, उससे और भी बड़ी तकनीक आ गई कि आपकी रोबोट से स्प्रे करने वाली तकनीक आ गई। तो इस प्रकार बताया गया है कि जो आपकी पुरानी तकनीक थी, उसका स्थान नई तकनीक ले लेती है, वो जब भी आती है। यह प्रक्रिया लोगों और व्यवसायों के लिए कार्य करना सरल बनाती है। प्रौद्योगिकी क्या करता है कि लोगों और व्यवसाय के लिए कार्य करना सरल बनाती है। जो कार्य थोड़ा सा मुश्किल है, उसको और आसान बना देती है प्रौद्योगिकी, और उनकी कार्य पद्धतियों में सुधार लाती है। और जो कार्य पद्धति, काम करने का तरीका, उसमें सुधार लाती है, उत्पादकता बढ़ती है। कैसे? जैसे आपका हाथ से अगर स्प्रे करनी होती है, पानी निकालना होता है, तो कितना पानी, अब जो काम मशीनें करने लगी, तो उत्पादकता एक तो बढ़िया होती है। आपको पता है मशीनें गलतियां बहुत कम करती हैं, और एक क्या होता है, वो काम जल्दी हो जाता है। उदाहरण के लिए, डाक से पत्र भेजने के स्थान पर अब हम ईमेल का प्रयोग करने लगे हैं। जैसे हम लोगों से शीघ्रता से और कम लागत में संपर्क कर सकते हैं। आपको पहले पत्र भेजा जाता था, संदेश भेजना होता, तो आप पत्र के माध्यम से चिट्ठी लिखते। शायद आप जो नवयुवक हैं, आपके बच्चे हैं भी, तो उन्हें तो शायद नहीं पता होगा कि पहले हम चिट्ठी डालते थे पोस्ट मास्टर के माध्यम से, कि आपका डाकघर के माध्यम से वो उस तक पहुंचती थी। लेकिन आज हम ईमेल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप के माध्यम से तुरंत अगले को मैसेज भेज सकते हैं, जिससे हम लोगों को शीघ्रता, जल्दी से और कम लागत में संपर्क कर सकते हैं। यद्यपि यह ध्यान रखना आवश्यक है कि प्रौद्योगिकी प्रगति का अर्थ है सदैव प्रौद्योगिकियों को बदलना नहीं होता। कुछ प्रौद्योगिकियां जैसे चरखी और ठेला गाड़ी आज भी उपयोग में है। इसने कहा कि प्रौद्योगिकी प्रगति का अर्थ है कि हमेशा ये नहीं होता कि हमें प्रौद्योगिकी को बदलना है। जो हमारी पुरानी प्रौद्योगिकी थी, जैसे चरखी, पुली और ठेला गाड़ी, आज भी उपयोग में। ठेला गाड़ी मतलब जो मोजट होते हैं ना ऐसे, तो वो आज भी प्रचलन में है। उनका आपका कोई भी आप अल्टरनेट माध्यम नहीं ले पाए, क्योंकि वो क्या है कि वो हमारी एक पारंपरिक है, और उसका रिप्लेसमेंट अभी बना नहीं इतने अच्छे तरीके से भी। ठीक है। एक निर्माण स्तर पर ठेला गाड़ी, ये होती है ठेला गाड़ी भी आपकी। आपको आ रही बात समझ में, कि ये आपकी अभी तक इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं आया है, कि हो सकता है कि हम इसी को मॉडर्न कर देंगे। ठीक है, इसमें मोटर वगैरह लगा दें, लेकिन आपका क्या होगा, रहेगी तो ठेला गाड़ी ही ना। आपको आ रही बात समझ में, जैसे हमने हेडपंप और मोटर बना दिया, हेडपंप का रिप्लेसमेंट, तो वो आपका रिप्लेसमेंट आपका हो गया अभी। और यहाँ पे क्या होता है कि नौकाओं में प्रयुक्त चरखियां, किस प्रकार की चरखियां नौकाओं में प्रयोग की जाती है भी। ठीक है, तो इसकी जो रस्सियां होती है ना, उसको टाइट करने के लिए, तो ये आज भी यूज की जाती है। इनको नया स्थान अभी नहीं मिला है, इनकी जगह कोई प्रौद्योगिकी नहीं आई है। अब कुछ उदाहरण देखते हैं विद्यार्थियों के सीखने और नए कौशल विकसित करने और रोजगार ढूंढने में प्रौद्योगिकी किस प्रकार से सहायता कर रही है भी। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम प्रौद्योगिकी सहायता से सीख सकते हैं, नए कौशल विकसित कर सकते हैं। नए कौशल मतलब नया काम हम सीख सकते हैं और रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान, कौशल और रोजगार के अवसरों तक पहुंच का मार्ग प्रशस्त करती है प्रौद्योगिकी। क्या है
कि प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, कौशल प्राप्त कर सकते हैं। कौशल आपको बताया था कि आप किसी अभ्यास के द्वारा या फिर किसी दूसरे के द्वारा सीखकर किसी काम में निपुण हो जाते हैं ना, तो आपको कौशल कहा जाएगा उस काम में भी, और अवसर तक पहुंच सकते हैं। सरकारी ऑनलाइन मंचों जैसे स्वयंभी, एक आपकी वेबसाइट है आपकी इंटरनेट पे, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, पर विद्यार्थियों के लिए विविध ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध है। ये आपकी एक ऑनलाइन है जिसका नाम है स्वयं। इस पे क्या है कि आपके लिए ऑनलाइन चीजें आपको मिल जाएंगी, पाठ्यक्रम जो कक्षा 9 और उससे आगे की कक्षाओं के लिए बनाए गए। ये जो आपकी स्वयं वेबसाइट है ना, इस पे जब आप जाके देखोगे तो आपको कक्षा 9 से और ऊपर का सिलेबस आपको मिल जाएगा, उससे संबंधित आपको प्रश्न उत्तर मिल जाएंगे, वीडियो मिल जाएंगी। तो आप एक बार कक्षा 9 में जब पहुंचे तो इस पे एक बार चेक करना भी। यह मंच इन पाठ्यक्रमों को मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के रूप में संचालित करता है। मतलब मूक के नाम है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मतलब बहुत एक बड़े स्केल पर इसको ये क्या करता है, प्रोजेक्ट करता है। इनके माध्यम से विद्यार्थी रोबोटिक्स, जलकृषि, वस्त्र मुद्रण आदि विषयों को निःशुल्क सीख सकते हैं। कुछ विषय हैं आपके जैसे जलकृषि, जिसको एक्वाकल्चर बोलते हैं, आप ध्यान रखना जलकृषि को क्या बोलते हैं, एक्वाकल्चर बोलते हैं। वस्त्र मुद्रण, टेक्सटाइल फिटिंग आदि विषयों को निःशुल्क सीख सकते हैं इस आपकी स्वयं वेबसाइट पे। विद्यार्थी नौकरी करते हुए अन्य पाठ्यक्रमों का अध्ययन करते वे भी ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को किसी भी स्थान से अपनी गति से सीख सकते हैं। इसने कहा कि यदि आप और कक्षा में पढ़ रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, तो भी आप क्या है कि ऑनलाइन माध्यम के कभी भी अपनी जो आपकी स्पीड है ना, उसके अनुसार सीख सकते हैं। आप हफ्ते में 1 लेक्चर देखिए, आप दिन में 1 लेक्चर देखिए, आप दिन में 2 लेक्चर देखिए, जब भी आपको समय लगे तब आप देख सकते हैं। सरकार के ऑनलाइन पोर्टल जैसे नेशनल कैरियर सर्विस, सरकार की और ऑनलाइन सुविधा दी है। नेशनल कैरियर सर्विस व्यक्तियों को प्लम्बिंग, जल नल व्यवस्था, तो प्लम्बिंग आपने नाम बार बार सुना होगा, प्लम्बर प्लम्बर प्लम्बर, तो वो क्या होता है आपका जल नल का काम करने वाला से लेकर लेखांकन तक के विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर ढूंढने में सहायता करते हैं। नेशनल कैरियर सर्विस वो क्या करती है कि जब आप उस साइट को खोलोगे तो आपके सामने विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर आ जाएंगे भी, ठीक है, कि यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई यहाँ पे, तो उसके माध्यम से आप रोजगार ढूंढ सकते हैं। इस प्रकार प्रौद्योगिकी ने भौगोलिक सीमाओं की बाध्यता को समाप्त कर लोगों को भारत तथा विदेश में ज्ञान, कौशल, विकास और रोजगार के अवसर प्रदान किए। तो इस प्रकार क्या है कि ये जो आपकी प्रौद्योगिकी ना, भौगोलिक सीमा को तोड़ दिया है इसने। भौगोलिक सीमा मतलब जरूरी नहीं कि आपको वहां पर जाना पड़ेगा, आप ऑनलाइन माध्यम से आपके घर बैठे आपके रूम में आप ये चीजें देख सकते हैं। इसलिए इसने कहा कि भौगोलिक सीमा को इन्होंने तोड़ दिया है। वो चाहे आप अगर आपको जॉब ढूंढनी है, ये नहीं कि आपको अमेरिका में जॉब चाहिए, तो ये नहीं कि आपको अमेरिका जाना पड़ेगा जॉब ढूंढने के लिए, आप यहीं से इंटरनेट के माध्यम से क्या कर सकते हैं, अमेरिका में भी जॉब ढूंढ सकते हैं। तो इसलिए भारत ने भौगोलिक सीमाओं की बाध्यता को समाप्त कर दिया है, तो आपके लिए ज्ञान, कौशल विकास और रोजगार के अवसर प्रदान किए। इस ऑनलाइन पोर्टल की सेवाओं का लाभ निम्नलिखित संपर्क सेतुओं के माध्यम से किया जा सकता है। ये आपको swam.government.in टाइप करना पड़ेगा गूगल में और ये साइट खुल जाएगी, और ये आपकी नेशनल कैरियर जो सर्विस थी ना आपकी, ये इस प्रकार ncs.government.in से खुल जाएगी। ठीक, आप कुछ ऐसे प्रौद्योगिकी विकास के विषय में सोच सकते हैं जिसने आसपास के लोगों और समुदाय के जीवन को प्रभावित किया है। इस विषय पर अपने घर और आसपास के वरिष्ठ सदस्यों से कोई ऐसी प्रौद्योगिकी भी, तो आपने देखा होगा जो आपका अमेजन और फ्लिपकार्ट ऑनलाइन वाले सर्विस है ना, उसने आपके जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित किया कि इस प्रकार से आपका समय वेस्ट होता था, अब आप घर बैठे चीजें खरीद सकते हैं। दूसरा आपका जो बाइक आई है ना, बाइक और जो आज के ऑटोमोटिव आए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल आए, इन्होंने भी आपके जीवन को काफी ज्यादा प्रभावित किया है। आप अपने एक बार पेरेंट्स से बात करें। किसी ऐसे आविष्कार के विषय में सोचो जिसे आप किसी समस्या के समाधान के लिए बनाना चाहेंगे, उससे संबंधित जानकारी, उसका नाम, उसका काम, वह क्या करता है, उसके स्वरूप का चित्र या रेखा चित्र आदि कागज पर अंकित करें और अपने सहपाठियों के साथ चर्चा करें कि आप खुद देखें कि आप क्या कोई ऐसी चीज बनाना चाहते हैं कि जिससे आपका काम आसान हो जाए, आपके घर वाले का आसान हो जाए, वो किस प्रकार का होगा और क्या चीजें उसमें होंगी भी, क्या उसका नाम होगा, ये आप एक खुद से सोच के देखें भी, आपके लिए चिंतन का विषय है, और आप खुद इसे सोचकर देखें क्या कोई ऐसा आविष्कार है जो आप करना चाहते हैं। अब हम कारक पढ़ लिए हैं, अभी फिलहाल तक हमने
चार तो कारक पढ़े हमने उत्पादन के कारक, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता, और पांचवा है आपका ये आपका प्रौद्योगिकी सहायक कारक। याद है आपको चारों कारक और एक सहायक, चार कारक है उत्पादन के और एक सहायक कारक है प्रौद्योगिकी। ठीक है, वो आपने सारी चीजें पढ़ ली। अब हमें पढ़ना है कारक आपस में कैसे संबंधित है। भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता ये आपके प्रमुख कारक है आपके उत्पादन के। ठीक है, और ये आपका सहायक कारक है। जैसे कारकों को मिलाकर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, ये कारक मिलाकर हम क्या करेंगे, वस्तुओं और सेवाओं का क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे भी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपको भूमि चाहिएगी, फिर आपको श्रम चाहिएगा, श्रम मतलब व्यक्ति चाहिए काम करने के लिए, पूंजी चाहिए, पूंजी का मतलब है धन, और जो वस्तु है उसमें चाहिए भी। अब जैसे कोई व्यक्ति है वो स्कूल खोलना चाहता है, तो सबसे पहले उसको क्या चाहिएगी, भूमि चाहिएगी। उसके बाद स्कूल में पढ़ाने वाले, काम करने वाले, ये सारी चीजें चाहिएगी। फिर उसको पूंजी चाहिएगी, कुछ चीजें उसे पैसे भी चाहिएंगी, और कुछ चीजें जैसे इमारत है, बेंच है, बोर्ड है, वो सब चीजें उसको चाहिएगी। और उसको उद्यमिता, उद्यमिता मतलब इन सबको इकट्ठा करना ही आपका उद्यमिता कहलाता है। ठीक है, और फिर प्रौद्योगिकी, नई टेक्निक अगर आएगी तो चीजें और बेहतर तरीके से कर पाएगा। और फिर क्या करेगा, वो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन। यदि उसने कोई ऐसी चीज खेल ली है जिसमें वो सेवाएं दे रहा है, जैसे आपने हॉस्पिटल है तो क्या सेवाओं का उत्पादन है, स्कूल है सेवाओं का उत्पादन। यदि कोई वो चीज बना रहा है, मान लीजिए कि किसी ने मोटरसाइकिल बनाने की कंपनी खोल ली, तो वो क्या कर रहा है, वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है। और आपको सेवाओं का अब तक पता चल चुका होगा। उत्पादन के लिए कारक किस अनुपात में उपयोग में लाए जाएंगे, यह उत्पाद विशेष पर निर्भर करता है कि किस अनुपात में भी। अनुपात मतलब कि कौन सी चीज ज्यादा होनी चाहिए, कौन सी चीज कम होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए भी, उसको हम बोलते हैं अनुपात। ठीक है, उदाहरण के लिए कृषि, विनिर्माण और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में उत्पादन मुख्यतः श्रम पर आधारित होता है। तो इसका मतलब है कि जैसे अगर हम कोई ऐसी चीज करें जो कृषि से संबंधित है, विनिर्माण वस्तुओं को हम बना रहे हैं, और हस्तशिल्प मतलब हाथ से बनाने वाला कोई उद्योग है, तो ये मुख्यतः श्रम पर आधारित, तो इसलिए ये श्रम प्रधान क्षेत्र कहलाते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं लेबर इंटेंसिव। वही सेमीकंडक्टर चिप्स या उपग्रह जैसे उत्पादों के लिए अधिक पूंजी, विशेषीकृत उपकरण और तकनीक ज्ञान की आवश्यकता होती है, इसलिए ये पूंजी प्रधान क्षेत्र कहलाते। देखिए, जिसमें अगर आपका लेबर की आवश्यकता ज्यादा पड़े, मजदूरों वगैरह की, ठीक है, तो आपका श्रम प्रधान हो जाएगा। ठीक है, यदि उसमें पैसे की आवश्यकता ज्यादा पड़े तो वो पूंजी प्रधान हो जाएगा। जैसे आपने सैटेलाइट भेजने हैं, उपग्रह बनाने हैं, कोई महंगी चीज और भी बनानी है, तो आपका क्या हो जाएगा, पूंजी प्रधान हो जाएगा। उत्पादन के ये कारक एक दूसरे के पूरक व अंतर संबंधित होते हैं। ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, मतलब ये नहीं कि एक चीज है वो दूसरी चीज को क्या करेगी, पूरी पूरक करेगी। अकेले एक चीज से आपका काम नहीं चल पाएगा, और एक दूसरे से ये संबंधित होते हैं। उत्पाद के एक या अधिक कारकों की अनुपस्थिति या दुरुपयोग की स्थिति में उत्पादन की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। इसने कहा कि यदि आपके पास, जो हमने उत्पादन के कारकों की बात की है, उनमें से यदि एक या अधिक कारकों की अनुपस्थिति हो जाएगी, आपके पास वो कारक है ही नहीं, या फिर आप उसका दुरुपयोग करने लगेंगे, तो आपकी उत्पादन है ना, जो आपने चीजें बनाई उसकी गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है, या उत्पादन पूरी तरह रुक सकता है। यद्यपि ये नई तकनीकें कुछ परिस्थितियों में उपयोग में लाए जाने वाले कारकों के अनुपात और उत्पादन की मात्रा को बदल सकती है। हाँ, ये है कि कोई नई तकनीक आ गई ना, तो वो क्या करेगी, जो आपने उत्पादन के कारक प्रयोग करे उसका अनुपात कम या ज्यादा बदल सकती है। कि आपको, मैं पहले हम मान सकते थे कि आपको जमीन की बहुत ज्यादा मात्रा में आवश्यकता थी, लेकिन कोई नई तकनीक आ गई, उससे उसका काम छोटे क्षेत्र में हो सकता है, तो अनुपात में कम हो जाएगा भी। ठीक है, आपको पहले जो था आपका लेबर की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती थी, कि पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ अभी का भी। पहले आपके जो घरों में ईंटें लगती है ना, तो ये व्यक्तियों के द्वारा, मतलब मिट्टी गिल्ली करो, उसको क्या करो, आपको उसको फिर डिब्बे में मनुष्य के द्वारा भरा जाता था। लेकिन अब क्या आ गई, मशीनें आ गई, मशीनें मिट्टी को खोदती है, वही पानी मिला देती है, और वही ईंटों को, कच्ची ईंटों को छाप देती है। तो ये क्या हो गया, अब इस जो ये उद्योग था इसमें श्रम मतलब मजदूरों की मात्रा थोड़ी सी कम हो गई, परिश्रम भी कम हो गया। तो इस प्रकार इसने कहा है कि जो नई तकनीकें आती है ना, कुछ परिस्थितियों में उपयोग में लाए जाने वाले कारकों के अनुपात और उत्पादन की मात्रा को
बदल सकती है। इसने कहा उदाहरण के लिए कृषि कार्य मशीनों का बढ़ता उपयोग श्रम पर निर्भरता को कम कर सकता है। कि पहले कृषि कार्य में ना श्रम बहुत ज्यादा लगता था, मजदूरों की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती थी। जैसे आपको एग्जाम्पल बताया स्प्रे करने का, पहले एक आदमी स्प्रे करता था, दिन में वो कितनी स्प्रे कर देगा। यदि हम जुताई की बात करें तो एक आदमी पहले ऊंट या बैलों के द्वारा क्या करता था कि आपकी जुताई करता था, लेकिन अब आपकी मशीनें आ गई, ट्रैक्टर आ गया, तो कितनी जल्दी उसने क्या कर दिया, मेहनत को कम कर दिया। इसी प्रकार वस्त्र बाजार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बड़े पैमाने पर हथकरघा उत्पादों को तैयार करके त्रि-आयामी मुद्रण 3D प्रिंटिंग वस्त्र निर्माण क्षेत्र की लुप्त होती कला शैलियों को पुनर्जीवित कर सकती है। तो इसने कहा कि वस्त्र बाजार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो वस्त्र बाजार है ना, उसमें क्या चीजें चाहिए कि बड़े पैमाने पर हथकरघा उत्पादों को तैयार करके भी, बड़े जो हथकरघा होता है ना, आपको इस प्रकार से आपने पिछली बुकों में दे रखा था उसका पूरा डायग्राम, बाजार से खेत से लेके बाजार तक एक कमीज की यात्रा के बारे में बात था कि किस प्रकार से जो हथकरघा है ना, तो उससे क्या है कि आपके कपड़ों की बुनाई की जाती थी। तो आपको त्रि-आयामी मुद्रण बोलते हैं, 3D प्रिंटिंग वस्त्र निर्माण क्षेत्र की लुप्त होती कला शैलियों को पुनर्जीवित कर सकती है। यदि हम 3D प्रिंटिंग करें, 3D प्रिंटिंग का मतलब कि आपको ऐसा लगेगा जैसे वो चीज उसके ऊपर रखी हुई है, कपड़े के ऊपर। जैसे आप ये यहाँ पे देख रहे हैं तो 2D है, लेकिन आपको 3D में क्या दिखेगा कि ऐसे रखा होगा जैसे यहाँ पे कोई मैं फूल का चित्र बना दो टी शर्ट पे, तो ऐसा लगे कुछ पे छपा नहीं हुआ, जैसे इसके ऊपर रखा हुआ, उसको बोलते हैं 3D प्रिंटिंग। उस मतलब उसको लंबाई भी दिखेगी आपको, उसकी हाइट भी दिखेगी और उसकी ऊंचाई भी दिखेगी। उत्पादन के इनपुट्स विभिन्न भौगोलिक स्थानों पर उपलब्ध होते हैं। ये कहता है कि उत्पादन के इनपुट्स विभिन्न भौगोलिक स्थानों पर उपलब्ध होते हैं, मतलब उत्पादन में जो चीजें हमें चाहिए वे अलग अलग स्थानों पर उपलब्ध होते हैं। व्यवसाय उन स्थानों से इनपुट्स का क्रय कर सकते तथा उन्हें एक साथ मिलाकर निवेश के तौर पर वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन कर सकते। इसने कहा कि जो आपको उत्पादन के इनपुट मतलब कारक भी, जो चीजें हमें उत्पादन में चाहिए, कोई चीज आप बना रहे हैं तो उसमें आपको मान लेते हैं लोहा चाहिए, कोयला चाहिए, अलग अलग चीजें, तो आप अलग अलग जगह से उन चीजों का क्या कर सकते हैं कि क्रय कर सकते हैं। क्रय मतलब खरीद सकते हैं, उन्हें एक साथ मिलाकर अब उन्हें आप खरीद कर एक जगह लेके आएंगे और उनके साथ मिलाकर निवेश के तौर पर, मतलब निवेश होता है किसी चीज को लगाना भी, ठीक है, वस्तुओं का एवं सेवाओं का उत्पादन कर सकते हैं। इस प्रकार भौगोलिक अंतर संबंध व्यवसायों को विविध संसाधनों तक पहुंच प्रदान करते हैं। भौगोलिक अंतर संबंध होंगे ना, आपके दूसरे क्षेत्रों के साथ संबंध होंगे, तो आप वहां से वो चीजें ले आ सकते हैं। वही बात इसने बताई, भौगोलिक अंतर संबंध व्यवसायों को विविध संसाधनों तक पहुंच प्रदान करते हैं। यदि आपको लोहा चाहिए और जिस क्षेत्र में आप लोहा होता है वहां आपका कोई रिलेशन ही नहीं है, आपकी वहां तक पहुंच ही नहीं है, तो आप कैसे अपना संसाधन जो अपनी वस्तुएं बना पाएंगे। तो यही बात इसने कही, भौगोलिक अंतर संबंध में व्यवसायों को विविध संसाधनों तक पहुंच प्रदान करते हैं। यद्यपि कभी कभी उत्पादन क्रियाएं आपूर्ति श्रृंखला संबंधी गंभीर चुनौतियों का सामना करती हैं। तो इसने कहा कि कभी कभी जो उत्पादन क्रियाएं हैं आपूर्ति श्रृंखला संबंधी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई बार जो चीज उन्हें चाहिए वो चीज मिलती नहीं उन्हें भी। आज के टाइम में जिस टाइम पे मैं ये चीजें वीडियो बना रहा हूँ, इराक और इजराइल और अमेरिका का युद्ध चल रहा है और भारत में डीजल और पेट्रोल की बहुत ज्यादा कमी है। तो कुछ उद्योग ऐसे हैं जिनको डीजल और पेट्रोल चाहिए लेकिन वो उन तक पहुंच नहीं पा रहा है, तो उत्पादन कैसे कर पाएंगे भी। आपूर्ति श्रृंखला सप्लाई चेन वस्तुओं के उत्पादन और विक्रय में सम्मिलित व्यक्तियों, संगठनों, संसाधनों, क्रियाओं और प्रौद्योगिकी का एक अंतर्जाल नेटवर्क होता है। तो आपूर्ति श्रृंखला क्या होता है, आपसे क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि आपूर्ति श्रृंखला क्या होता है। आपूर्ति श्रृंखला जिसको सप्लाई चेन बोलते हैं, जैसे वस्तुओं का उत्पादन करना और विक्रय में फिर उसको, विक्रय मतलब बेचना, तो बेचने में सम्मिलित व्यक्ति, संगठन, जो संसाधन है, क्रियाएं हो रही एवं प्रौद्योगिकी का एक अंतर्जाल का पूरा नेटवर्क होता है। यदि कोई भी चीज इसमें से गड़बड़ा जाए तो उसको काफी नुकसान हो सकता है कि आपको ये बेचने वाली चीजें नहीं मिलेगी, आपका ट्रांसपोर्ट ठप हो जाए, आपके पास कोई चीज नहीं पूछे, तो आपकी जो आपूर्ति श्रृंखला है वो क्या हो जाएगी, ठप हो जाएगी, काफी ज्यादा आपको नुकसान हो सकता है।
जब आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान स्थानीय संसाधनों पर निर्भरता के कारण न होकर दूर संसाधनों पर निर्भरता के कारण उत्पन्न होता है, तो इसके परिणामस्वरूप उत्पादन प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है, जैसा कि कोविड-19 महामारी के समय हुआ था। सेम वही है आपका, सेम वही कि आपको जो उसको संसाधन चाहिए थे ना, तो सरकार ने आपको प्रतिबंध लगा दिया था कि एक लॉकडाउन लगा दिया था। जो संसाधन थे वो नहीं पहुंच पाए, न खरीदने वाले पहुंच पाए, न जो माल चाहिए था वो आ चुका। तो इसने कहा कि जब आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान स्थानीय संसाधनों पर निर्भरता के कारण न होकर, कि उसमें कोई स्थानीय संसाधन की कमी नहीं थी, जो चीजें दूर से आ रही थी ना, दूसरे देशों से आ रही थी, उसके कारण, कमी के कारण वो चीजें रुकी थी। तो वही मैंने अभी बताया आपको, डीजल पेट्रोल है वो दूसरे देशों से, सीएनजी गैस है आपकी दूसरे देशों से आ रही थी, तो उनके कारण क्या है कि आपकी जो आपूर्ति श्रृंखला है उसमें व्यवधान, मतलब रुकावट हो रही है। तो इसके परिणाम स्वरूप उत्पादन प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती, रुक जाती है, जैसा कि कोविड-19 महामारी के दौरान हुआ था अभी। और अब आप बता सकते हैं, जब आपसे आगे पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं कि इजराइल और ईरान, अमेरिका इजराइल के युद्ध के दौरान हुआ था अभी। 2025 में चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता भारत देश है। ठीक है, आइए इन विचारों को मोबाइल फोन निर्माण की प्रक्रिया को दर्शाने वाले एक प्रवाह चित्र के माध्यम से देखते हैं हम इसको, जो हमारी सप्लाई चेन है, क्या बोलते हैं, आपूर्ति श्रृंखला। अभी सबसे पहले देखिए मोबाइल फोन के निर्माण की प्रक्रिया, ध्यान से देख लेना, आपूर्ति श्रृंखला आपके लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट। शुरुआत कहाँ से होती है? अनुसंधान एवं विकास समूह द्वारा नई विशेषताओं पर विचार मंथन करना, कि ये जो आपके बैठे हैं ये बातचीत कर रहे हैं, हमें मोबाइल लगाने की कंपनी बनानी है और हमें किस प्रकार का फोन बनाना है। अभी ये एक ऑफिस में बैठे हैं, सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं हमें कितने रुपए लगेंगे, कहाँ पे भूमि खरीदनी, क्या चीजें हैं। अब आपका जो सेकंड स्टेप है वो आएगा भूमि क्रय एवं कारखाने की स्थापना। फिर ये क्या करेंगे, जहाँ पे इनको मोबाइल बनाना है उसके लिए कंपनी लगानी, वहां हमने भूमि खरीदेंगे और कारखाने की क्या करेंगे, स्थापना करेंगे। ये चीजें क्लियर हुई आपको यहाँ से? फिर क्या करेंगे, कच्चे माल का क्रय, किसने मशीनें वगैरह लगा ली, ठीक है, सारी चीज कर दी। अब ये कच्चे माल का क्रय, कच्चा माल क्या होता है कि जिस वस्तु से जो चीज बनाई जाती है ना, जैसे ये आपका प्लास्टिक से बनाया गया है, तो जो प्लास्टिक है उसका कच्चा माल है, ठीक है। ये पेन बनाने के लिए जिस चीज का प्रयोग होता है वो कच्चा माल होता है। तो कच्चे माल का क्रय, मोबाइल बनाने के लिए जो जो चीजें लगेंगी वो कच्चा माल होगा अभी, ठीक है। तो इसने कच्चा माल खरीद लिया। विभिन्न घटकों को एक साथ जोड़ना और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, फिर ये क्या करेंगे, जो फोन के आपके विभिन्न घटक हैं, जैसे आपका टॉर्च है, उसमें कीपैड है, आपकी स्क्रीन है, उन सबको क्या करेंगे, एक साथ ये जोड़ेंगे। आपको और ये चीज क्लियर की, यहाँ से उनको क्या करेंगे, असेंबल करेंगे, ठीक है, असेंबल बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और यहाँ पे बोलते हैं विभिन्न कंपोनेंट उनको एक साथ जोड़ना भी। जैसे आपके पास कोई खिलौना होगा, कई बार आप कोई चीज ऑर्डर करते हैं तो वो क्या, तो उसके अलग अलग टुकड़े आते हैं, घर पे आके आप उसको जोड़ते हैं। तो वैसे इन्होंने अलग अलग कंपोनेंट उनको जोड़ के एक फोन बना लिया अभी। फिर क्या करेंगे, फोन की कार्य क्षमता, गुणवत्ता और प्रभाव का परीक्षण। अब क्या करेंगे, फोन की गुणवत्ता देखेंगे, कैसा काम कर रहा है, किस प्रकार की बैटरी चलती, क्या क्या फंक्शन काम कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने करके देख लिया, ये भी इसमें रिपोर्ट ओके आई। अब बड़े पैमाने पर उत्पादन और पैकेजिंग, अब क्या करेंगे, ये बहुत ज्यादा संख्या में उसको बनाना स्टार्ट करेंगे और उसकी क्या करेंगे, पैकिंग करेंगे, डिब्बों में उनको पैक करेंगे और ये फुटकर दुकानों तक वितरण, और फिर दुकानों पर भेज देंगे जहां पे आप खरीद के लेके आते हैं उन दुकानों से, और यहाँ पे इस प्रकार से प्रक्रिया पूरी होती है। अभी चीजें आपको समझ में आई यहाँ तक? कोई डाउट? सारी चीज समझ में आई किस प्रकार से निर्माण की प्रक्रिया है। उत्पादन के प्रत्येक चरण में उत्पादों और प्रक्रियाओं को डिजाइन करने, निरीक्षण करने और उन्हें उन्नत बनाने में मानवीय प्रयास सम्मिलित होता है। ये कहता है कि उत्पादन के प्रत्येक चरण में भी, चाहे ये कोई भी चरण हो, चाहे आपका यहाँ कच्चे माल का क्रय हो, विभिन्न घटक हो, किसी प्रकार के हो, तो प्रत्येक प्रक्रियाओं, प्रत्येक चरण उत्पादन और प्रक्रियाओं को डिजाइन करने, निरीक्षण करने और उन्हें उन्नत बनाने में मानवीय प्रयास सम्मिलित होता है, कि वो देखते रहते हैं कि हम किस प्रकार से इसको और बढ़िया कर सकते हैं। लगातार मानवीय प्रयास हो, लगातार चलता रहता है कि हम किस प्रकार से इसको और बढ़िया करें। उदाहरण के लिए सॉफ्टवेयर, विद्युत एवं यांत्रिक अभियंताओं का समूह एवं परियोजना प्रबंधक एक साथ मिलकर अपनी विशेषज्ञता का प्रयोग किसी उत्पाद को विकसित करने में करते। इसने कहा कि उदाहरण के लिए सॉफ्टवेयर, विद्युत एवं यांत्रिक अभियंताओं, अभियंता था इंजीनियर, जो आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आपका जो विद्युत इंजीनियर है, वो एक साथ मिलके
बैठ के क्या करते हैं, परियोजना प्रबंधक, जो आप पूरी परियोजना का मैनेजर है ना, वो बैठ के क्या करते हैं, एक साथ मिलकर अपनी विशेषज्ञता का प्रयोग करके किसी उत्पाद को विकसित करने में करते हैं। तो वो अपनी जो जानकारी है ना, उसका प्रयोग वो एक साथ बैठ के डिस्कस करते हैं कि हम किस प्रकार से एक बढ़िया प्रोडक्ट बना सकते हैं, एक अच्छी चीज बना सकते हैं। उद्यमी संसाधनों के उपयोग संबंधी मार्गदर्शन देता है, अर्थात वह यह बताता है कि संसाधनों का उपयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए। ये काम किसका, उद्यमी का। तत्पश्चात क्या है, भूमि संयंत्र स्थापित करने के लिए स्थान, उपकरण एवं कुशल श्रमिक जैसे संसाधनों की उपलब्धता के लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। फिर क्या होगा, उन्होंने डिस्कस कर लिया कि इस प्रकार का प्रोडक्ट हम बनाएंगे, चीज हम बनाएंगे। फिर आपको उद्यमी बताएगा कि इस प्रकार से हम संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ से हम भूमि वगैरह ले सकते हैं, सारी चीजें वो बताएगा। ठीक है, फिर उन्हें क्या चाहिए, उसके पश्चात उसे भूमि चाहिएगी, संयंत्र स्थापित करने के लिए स्थान चाहिएगा, एक ही बात है। उपकरण एवं कुशल श्रमिक, जो आपके उपकरण हैं, और कुशल मतलब अच्छे श्रमिक, अच्छे मजदूर, जिनको उस काम की थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। जैसे संसाधनों की उपलब्धता के लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता थी, फिर उन्हें धन की आवश्यकता होती है, क्योंकि उन्हें मशीन खरीदनी होती है। ठीक है, आपको जो मजदूर है उनको एक बार तो शुरू में तनख्वाह देनी पड़ेगी। ठीक है, ये सभी इनपुट एक साथ आवश्यक होती है, ये सारी चीजें उन्हें एक साथ आवश्यक होती है, और पहली के टुकड़ों के समान जुड़कर उन वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करते हैं जिन पर हम निर्भर रहते हैं। फिर वो उन वस्तुओं का क्या करते हैं, पहले की तरह, पहले में नहीं होता कि पहले ये हिस्सा जोड़ दिया फिर ये हिस्सा जोड़ दिया, तो इसी प्रकार क्या, ये पहले उत्पादन को पहले के तौर पर दिखा दिया कि आपको कहीं से आपको मशीन ले आए, कहीं से आपको मजदूर ले आए, आपने जमीन की व्यवस्था कर ली, कहाँ से पैसे की व्यवस्था कर ली। इस प्रकार ये पूरी पहले उत्पादन के कंप्लीट होने के बाद फिर ये चीजें बनने लगती है, और वो चीजें क्या करती हैं कि वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करती हैं जिन पर हम निर्भर रहते हैं, उन वस्तुओं पर हम क्या फिर निर्भर रहते हैं जो यहाँ से बनती है। तो क्या चीजें आपसे यहाँ से क्लियर हुई? आज का हमारा पाठ है वो हम यहाँ तक पढ़ेंगे, और अगले पाठ में उत्पादन के कारकों के प्रति हमारा उत्तरदायित्व होगा। आज हमने देखा कि किस प्रकार से वस्तुओं का निर्माण करते हैं, किस प्रकार से जो कारक है एक दूसरे पर निर्भर और अंतर संबंधित रहते हैं। काफी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।